बाकी लोग अभी से जुड़ रहे हैं, जब तक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। तो स्मार्ट कृषि चौपाल में आपका स्वागत है। ये रबी मौसम का हमारा 15वां है, पर इस बार हमने जायद का सब्जेक्ट लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्मार्ट एग्री हब से ये कार्यक्रम करते हैं, और आज हमारे स्मार्ट एग्री हब में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए हम दूसरे तरीके से जुड़े हैं आपसे। बाकी जो हमारे रेगुलर प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ स्मार्ट कृषि हब में भोपाल में होते हैं, और ये ऑनलाइन कार्यक्रम में भी हम किसानों को आमंत्रित करते हैं और उनको यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सोनेराड के स्मार्ट कृषि कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार सबका स्वागत करता हूँ। मैं हर बार जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे हमारा सूत्र वाक्य जो है चेंज दैट मैटर, तो ये जो वाक्य, ये हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी हम काम करें उसमें हमारे पर जो पॉजिटिव चेंज आए, परिवर्तन आए, जिससे कि किसानों को फायदा हो। जैसे कि अभी जो आप लोगों का जायद का मौसम चालू हुआ, और जो हमारी फसलें कटेगी जो है अपना गेहूं चना, सो उसके बाद हम लोग किसानों का एक प्रश्न रहता है कि वो क्या बोए, और उनके पास पानी की उपलब्धता के आधार पर हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि क्या हमको लगाना चाहिए। और जो जो जैसे कि आप सबको पता है कि सब्जियों की जो उत्पादकता होती है वो अनाज की फसलों से 200 गुना ज्यादा होती है, मतलब उत्पादन की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसा कि हमारे स्मार्ट एग्री का भी लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ना चाहिए, और हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका उत्पादन करीब 20% बढ़े और उसकी लागत में 20% की कमी हो, इसलिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह यदि हम वेजिटेबल की यदि हम बात करें, तो जैसे कि आज का हमारा विषय है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई की पूर्व तैयारी। यदि हम ये सब्जेक्ट रखने का उद्देश्य ये है कि यदि हम हमारे कुछ जगह पे हमारे 50 प्लॉट्स भी लग रहे हैं, साथ में हमारे क्या कहते हैं किसान लोग भी समर में वेजिटेबल उगाते हैं। तो हम लोग यदि बारीकियां समझ लें, हम लोग उसकी जो क्यों प्लानिंग करके करने की जरूरत है वो समझ लें, तो हमारा ये काम थोड़ा आसान हो सकता है। तो मैं अपने इस विषय पे आने से पहले आपको बताऊं कि हमने ये विषय इसलिए रखा है कि जब हम बात करते हैं सब्जियां उगाने की, तो हमको कुछ बिंदु पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मिट्टी की तैयारी, मतलब मिट्टी की तैयारी का मतलब खेत की तैयारी। खेत तैयार होगा तो मिट्टी तो तैयार होगी होगी। तो हम मिट्टी हमारी जहाँ पर हमको बोना है उसकी हम देख लें, उसकी उर्वरकता के बारे में पता कर लें कि मिट्टी की जांच नहीं हुई तो मिट्टी की जांच करा लें। उसमें जो खरपतवार है या जो जो भी पत्थर वगैरह जो है, जो भी ऐसे जो कि अपने पौधों की वृद्धि में बाधा डालेंगे उनको। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सब्जी में, बीज चयन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे अभी हमारे विशेषज्ञ आपको और बताएंगे। बीज चयन ये है कि एक वेराइटी का एक गुण होता है, कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जो मार्केट में स्थापित हो चुकी है, हम यदि उनके बारे में जानकारी लेते हैं तो हम उन वेराइटी का उपयोग करेंगे, तो हमारी जो फसल में अच्छा हमारा उपज आएगा। तीसरा जो है महत्वपूर्ण, जो ये जब हम ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें जल प्रबंधन है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है और आपने एक तरह की फसल चुन ली, लंबी अवधि की चुन ली, तो आपको लास्ट में फ्रूटिंग के टाइम पे पानी की कमी पड़ गई, तो आपकी पूरी प्लानिंग के मतलब आपको पूरा प्रबंधन खराब हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। साथ ही कुछ वेराइटियां आती हैं जो सूखा प्रतिरोधी होती है, जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है, ऐसी वेराइटी को चयन करके भी हम लोग ये कार्यक्रम कर सकते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम कोई सब्जी की फसल लगाते हैं तो शुरुआत में हमको उससे कीट और रोग का प्रबंधन अति आवश्यक है। मतलब जो हमारा बीज उपचार होता है एक महत्वपूर्ण होता है। संभावित कीट और रोग समस्याओं को यदि हम पहचान लें और फसल की रक्षा के लिए जो भी प्रिवेंशन की जो किया है, जैसे कि आपका फसल रोटेशन है या इंटरक्रॉपिंग है, जिस जगह पे आपने कुछ जगह सब्जी लगाई थी, यदि मान लो वो पर्टिकुलर भिंडी लगाई थी तो उस जगह में भिंडी नहीं लगाना है, इंटरक्रॉपिंग हुई। जैविक कीटनाशकों का आप बना सकते हैं घर में, जैविक कीटनाशक बना लिए और ट्रीटेड करके अपन ने बोया। ये मुख्य बिंदु है जिन पे अपन को खेत की तैयारी के पूर्व अपन को ध्यान रखना चाहिए। और आज का विषय यही है कि ये जो आप बोनी करने जाते हैं तो क्या क्या आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब ये कुछ सामान्य ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं, इनके बारे में हमारे सुबोध जी आपको आज के पूरे आगे के सेशन को आपको बताएंगे, जानकारी आपको शेयर करेंगे।
आप लोगों के जो भी प्रश्न है इस विषय से संबंधित और जो हमारे खेतों में जो फसलें लगी हुई है वो कृपया आप लोग पूछें। जो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि दिखती छोटी हैं पर वो उनका नुकसान या उनका जो काफी हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो यूजर फीस सर्विस की, हमको सप्ताह में ऐसी नई नई समस्याओं के बारे में पता चलता है। तो आप हमारी टीम के लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो पूछे। तो अब मैं रोज से अनुरोध हूँ। आपको नहीं मिलेगा, आपको धन्यवाद सभी मेरे जुड़े हुए मित्रों को और किसान भाइयों को। ग्रीष्मकालीन समय में बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। अभी जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, खीरा है, भिंडी है, करेला है, लौकी, तुरई, मतलब जो फसलें होती हैं वो सारी फसलें अभी इस समय लग सकती हैं। इसके लिए अभी यदि हम देखते हैं तो खेत की तैयारी में मतलब जब तक फसल नहीं कट रही है उस समय तक हम यदि चाहें तो खेत के लिए हम पौध तैयार करने का काम कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग सब्जियों का अलग अलग तरीके से पौध बनाई जा सकती है। जैसे टमाटर है, मिर्च है। टमाटर मिर्च की जो सामान्य तरीके से जो किसान मतलब बीज के लिए तैयारी करते हैं, मतलब पौध बनाने की तैयारी करते हैं, उसमें तो सीधा सीधा क्यारियां बनाते हैं और क्यारियां बना के उसमें बीज बो देते हैं, जो सामान्य तरीका है। उसमें गोबर की खाद बारीक करके डाल देते हैं और साथ में उसको बो देते हैं। तो बीज 25 से 30 दिन की जब पौध आ जाती है तो उसको खेत में उतार देते हैं। यही सामान्य तरीका है। अभी हम देखते हैं कि यदि इस तरीके को यदि हमको बदलना है तो उस तरीके को बदलने के लिए आजकल ज्यादातर किसान प्रो ट्रे में का उपयोग करने लगे हैं। प्रो ट्रे से भी बहुत अच्छी पौध बनती है। प्रो ट्रे के लिए एक तरीका ये है कि प्रो ट्रे हम यदि लगाते हैं तो प्रो ट्रे में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो कोकोपीट का उपयोग होता है। कोकोपीट के लिए हम सबसे पहले आजकल जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रो ट्रे है वो है 104 होल की प्रो ट्रे जो आती है, उसका उपयोग करें। 104 ट्रे की प्रो ट्रे को भरने के लिए अपने को सबसे पहले आपका कोकोपीट को गला लेना है और धो लेना है। कोकोपीट को कम से कम 2 से 3 बार आप धोइए, क्योंकि क्या होता है कि वो दक्षिण भारत से आती है तो उसके कारण उसका पीएच जो होता है वो गड़बड़ होता है। उसके कारण कई बार ये देखने में आता है कि पौधा पौधा हम लगाते हैं तो 8 से 10 दिन तो थोड़ा जर्मिनेशन उसका ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता। इसके लिए प्रोट्रे को मतलब कोकोपीट को बहुत अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद उसमें आधा आधा पार्ट, मतलब एक पार्ट आप केचुआ खाद का मिला लीजिए और एक एक पार्ट आपका कोकोपीट का, और दोनों को मिला के आप उसको भर दीजिए। और भरने के बाद में आप उसमें एक एक बीज लगा के रखिए। इसमें जर्मिनेशन के लिए एक तरीका आजकल जो नया तरीका प्रचलित है कि जैसे 8 से 10 करोड़ ट्रे एक के ऊपर एक रख लेते हैं और उसको हल्का जो पॉलीथीन होती है, पतली पॉलीथीन से उसको ढक दीजिए, और जैसे ही उसका जर्मिनेशन होने लगता है तो उस समय उस प्रोट्रे को बाजू में नीचे जमीन पे फैला के रख लीजिए। हाँ, एक समस्या अभी मेरे ध्यान में आ रही है कि सबसे ज्यादा किसी भी मतलब पौध के अंदर सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो समस्या आती है आपकी डेम्पिंग ऑफ।
डैम्पिंग ऑफ के जो लक्षण होता है, डैम्पिंग ऑफ को यदि आपको देखना है तो उसकी जो कॉलर जोन होता है, कॉलर जोन मतलब हम जहां से मिट्टी खत्म होती है और पौधा चालू होता है, उस जगह से वो पौधा गिरा हुआ दिखता है। यदि आपको ऐसा दिख रहा है तो आप इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। 1 ग्राम कैप्टान करके जो दवाई आती है, वो कैप्टॉन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका तत्काल स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि डैम्पिंग ऑफ एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसमें लगभग 50% तक का नुकसान पौधशाला में ही, ये बहुत ध्यान देने की बात है। इसके अलावा यदि आपको कैप्टान नहीं मिलती है तो उस अवस्था में आप रीडोमिल गोल्ड जो दवाई होती है जिसमें मेटालेक्सिल और बेंथोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, वो आप उस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम देखते हैं तो कुछ फसलों के बारे में कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में अभी जैसा लिखा हुआ है कि मानव आहार का एक अभिन्न अंग है, और इन्हें इन बेल वाली सब्जियों में लौकी, खीरा, तोरई, गिलकी, करेला, कद्दू, तरबूज और खरबूज, ये सब कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, और सारी कद्दू वर्गीय फसलें इस समय लगाई जा सकती हैं। दूसरा ये है कि जिनके पास पानी की उपलब्धता है, ये बहुत कम समय में तैयार होने वाली मतलब फसलें हैं। इसमें जैसे आप देखते हैं कि तरबूज और खरबूज जो वो है लगभग तरबूज और खरबूज 70 दिन में पूरी फसल खत्म हो जाती है आजकल। तो किसान इसको लगाना बड़ा पसंद करते हैं, और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। इस हिसाब से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की उपलब्धता वर्ष में से 8-10 महीने तक रहती है। इसका उपयोग सलाद के रूप में है, जैसे खीरा है। खीरा ककड़ी आजकल 12 महीने मार्केट में आने लगी है। तो खीरा के लिए हम बहुत 35 दिन में खीरा का उपयोग हो जाता है, और बाकी लौकी, करेला, गिलकी, तोरई ये लगभग 60 दिन में चालू हो जाती है, और तरबूज और खरबूज ये लगभग इसका 35 दिन के आसपास इनका फ्लावरिंग, और लगभग 50 दिन में फ्रूटिंग तैयार हो जाता है। तो हम इनका वो कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं। उपयुक्त भूमि एवं खेत की तैयारी। ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए सभी प्रकार की मिट्टियों में ये लग जाता है, लेकिन दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके लिए अच्छे जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, और कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में यदि हो, और साथ में पीएच इसका देख लेना चाहिए, 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। बीज के बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के लिए बताया जा रहा है। खेत की तैयारी में बीज की बुआई से पूर्व पहले अच्छे से उसको जमीन को हाँकने के बाद में एक बार जुताई करके और उसको बहुत अच्छे से भुरभुरा कर लें। इसके बाद में इसमें खाद मिलाएं। सबसे पहले जब आखिरी जब पाटा चलता है या हम रोटावेटर चलाते हैं, उसी समय आप जो खाद के मिश्रण है, वो खाद के मिश्रण आप मिला के, और उसको यदि खाद के मिश्रण मिला के और उसको यदि रोटावेटर कर देते हैं तो जमीन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आजकल एक और नया तरीका चला है। कि कई सारे लोग ड्रिप से भी लगे हैं। तो ड्रिप के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको 6 लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और
रो से पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट के करीब आप लगाएंगे तो सबसे अच्छा आपको सबसे अच्छे से आप उसको फसल को चला सकते हैं। इसके लिए तरीका ये है कि हम खेत को पहले अच्छे से भुरभुरा कर लें और भुरभुरा करने के बाद फिर हम उसको गोबर की खाद में सारा खाद मिक्स करके गोबर की खाद पहले रेस बेड के ऊपर फैला लें, रेस बेड बना लें और फिर उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछा दें। ड्रिप लाइन जो होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर ड्रिपर से ड्रिपर की और लगभग 2 से 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसका पानी का डिस्चार्ज हो, वो वाली ले लीजिए। लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हल्की जो मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी में तो आपका 2 से 4 लीटर प्रति घंटे का ड्रिपर अच्छे से चल जाता है। लेकिन काली मिट्टी, जहां पर बहुत काली मिट्टी हो तो वहां लगभग 1.5 लीटर प्रति घंटे वाला जो ड्रिपर होता है वो यूज करना चाहिए। अब इसमें सब्जियों की किस्म के हम बारे में बात करते हैं जो हमारी नजर में आई हैं। उन सब्जियों की किस्मों की बात करें तो उसमें गिलकी में वीएनआर की आलो, ये बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है इस समय। और नामधारी की एनएस 441, तोकिता की सुनैना और हाईवेज जो राशि सीड का हाईवेज है उसकी वाणी, ये वैरायटी सबसे अच्छी। लेकिन अभी तक एक चीज और देखने में आई है कि कुछ वैरायटीज ऐसी थी जैसे निर्मल सीड की 341 थी, वो लंबी होने के कारण कम पसंद की गई और लंबी होने के कारण कम पसंद की गई और उसको वो शहर में चलना वो बंद हो गई वैरायटी। लेकिन वो वैरायटी बहुत अच्छी थी। इसी के साथ हम देखते हैं तो ककड़ी की हाईवेज जो कंपनी है उसकी साइनी है, कोकिता की रागिनी है, इलाइट सीड की लीला और पिरामिड जो पहले पिरामिड जो मुंबई का है पहले नामदेव उमाजी के नाम से हुआ करता था, वो पिरामिड हो गया है, उसकी सिंड्रेला और वीएनआर का क्रिश। इस समय वीएनआर की क्रिश बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है और ये इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसके साथ सेनीज की एक मालिनी करके जो वैरायटी आई है ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा करेला में हम देखते हैं तो करेला में 1315, वीएनआर की नंदिता और हाईवे की चयन। ये करेला में एक चीज ध्यान रखें कि सबसे पहले कोई भी वैरायटी यदि आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको वैरायटी खरीदते समय ये ध्यान में रखना है कि उससे सबसे पहले ये पूछिए कि वो वैरायटी के जो फल का वजन है वो कितना है। लगभग 110 से ग्राम वजन के फल यदि आप फल वाली वैरायटी यदि आप चयन करते हैं तो करेले में बहुत अच्छी होती है। करेले में एक वैरायटी और आई है जिसका मार्केट अच्छा है, उसको बोलते हैं रुशान करके जो वैरायटी आई है बीएसएफ की, वो भी बहुत अच्छी है। रूशान वैरायटी और ये सारी वैरायटीज जो होती हैं, इन वैरायटीज में जो कांटे होते हैं, जो उभार होते हैं करेले में, वो वो थोड़े से मुलायम होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जब ये वैरायटी पैक करके हम दूसरे मार्केट में ले जाते हैं तो उठाधरी में वो मार्केट में उस करेले के कांटे नहीं टूटते और कांटे नहीं टूटते उसके कारण उनका भाव बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे ही हम सब्जियों की यदि तरबूज लगाते हैं तो इसमें सागर किंग बहुत अच्छी वैरायटी है, सागर सीड की वैरायटी है, सिंजेंटा का शुगर क्वीन और कलश की मेलोडी। ये वैरायटीज बहुत अच्छी चलती हैं। इसी के साथ हम खरबूज की यदि हम वैरायटी देखते हैं तो पिरामिड सीड की वेटना है, बीएएसएफ का लायलफुल 253 है। और यदि हम शक्करवट्टी की बात करते हैं तो शक्करवट्टी में NMMH 24
या NNMH203, ये शक्करवट्टी की वेराइटीज हैं जो निर्मल सीड की हैं। ये वेराइटीज जो हैं ये थोड़ी सी मुलायम रहती हैं, तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, और इस पे हरे कलर की धारियां होती हैं। और यदि NMMH24 की बात करें तो इसका टोटल सॉल्युबल शुगर TSS 14 के आसपास आता है। तो 14 के आसपास होने के कारण ये बहुत मीठा लगता है। और आजकल जैसे आप देखें, नो न्यू सीड के कैंपलॉक आ गए हैं। कैंपलॉक तरबूज जो खाते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब कचर, जैसे हम ककड़ी खा रहे हैं तो कचर कचर की आवाज करते हैं, और थोड़ा सा कड़ा होता है। ये कैंपलॉक तरबूज में मुस्कान सबसे अच्छी वैरायटी चल रही है। मुस्कान भी एक बहुत अच्छी मतलब वैरायटी है। हम इसके अलावा यदि हम आगे बात करते हैं तो ये ओपी का मैंने एक चार्ट बनाया है। ये बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लगभग खीरा 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी 4 से 5 किलोग्राम, 2.5 एकड़ की बात कर रहे हैं हमें ना। इसमें करेला 5 से 7 किलोग्राम, तोरई लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम, कद्दू 1.5 से 2 किलोग्राम, खरबूजा लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम, तरबूज 2 से 2.5 किलोग्राम, टिंडा 5 से 6 किलो। टमाटर अभी देखते हैं तो 60 से 70 ग्राम हाइब्रिड टमाटर यदि हम वैसा मतलब इस पे बनाते हैं, यदि बेड के ऊपर बनाते हैं तो लगभग 60 से 70 ग्राम उसका बीज लग जाता है। इसी तरीके से बैगन भी 100 से 200 120 ग्राम के करीब आपका लग जाता है। और मिर्च 100 से 110 ग्राम प्रति, ये सॉरी इसमें एकड़ लिखना था, वो हेक्टर लिखा गया। 100 से 100 ग्राम हाइब्रिड बीज प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ की आवश्यकता होती। लेकिन यदि हम पौध बनाते हैं तो पौध में लगभग 7,500 से 8,000 पौधे लग जाते हैं। और कलिंगड़ की यदि हम बात करते हैं, तरबूज या खरबूज, तो 6 बाय 1 पे लगाएंगे तो लगभग 7,260। यदि हम एक सिंगल लाइन बेड के ऊपर यदि हम एक सिंगल लाइन लगाते हैं तो लगभग 7,260 पौधे लगेंगे। और यदि मध्यम से भारी जमीन में हम सारे लतर वाले या बेल वाली फसलें लगाते हैं तो 3,630 पौधे लगेंगे। मेरा यहाँ पे निवेदन है कि आप यदि बाहर से आप पौधे लेते हैं तो वो बहुत अच्छा एक वो तरीका है। आप एक तो ऑफ सीजन पौधे लगा सकते हैं। अभी जैसे गेहूं आपका कटा नहीं है तो आप अभी पौधे तैयार कर लें, या फिर तैयार करने का ऑर्डर दे दीजिए। तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, उससे आपका लगभग 1 महीना की बचत हो जाती है। यदि खेत में एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया कि भिंडी भी एक इस समय की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो भिंडी में सबसे ज्यादा जो वैरायटी चलती है वो राधिका वैरायटी अच्छी है। और राधिका वैरायटी का उत्पादन भी बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा राधिका वैरायटी जो है ये आपका वायरस रोग के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भिंडी में रस चूसक कीड़े आते हैं, तो भिंडी के रस चूसक कीड़ों के कारण वायरस का बहुत ज्यादा प्रसार होता है। और वायरस के रोकथाम के लिए हमको ऐसी वेराइटीज का चयन करना चाहिए कि जो वेराइटीज पूरी तरीके से वायरस के लिए रोग रोधी हो। और यदि वायरस के लिए रोग रोधी है वेराइटी तो हम आधी जंग वही जीत जाते हैं। क्योंकि भिंडी का येलो वेन मोज़ेक वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, हम उसको कैंसर समझ सकते हैं। उसके लिए राधिका अच्छी वेराइटी है। और इसके अलावा एक मुक्ति करके भी ईस्ट वेस्ट सीड की, वो भी हम लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज और, ये बीज की बुआई में खेत में लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी और
30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 2 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। ये मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, ये आपको जिस में खुला पानी हम करके और फसल लतर लगा रहे हैं, बेल वाली फसलें लगा रहे हैं, उसके लिए। और जहां तक ट्रेंड की बात करें तो अभी ट्रेंड ये होता है कि गर्मी के दिनों में किसान ये सोचते हैं कि हम मतलब तार और डंडे लगा के क्यों खेती करें इन लतर वाली फसलों को, इसलिए लतर वाली फसलें ज्यादातर जमीन की जाती हैं। इसी के हिसाब से एक जगह पे 4 से 5 बीज की बुआई करना है और 4 से 5 बीज की बुआई के बाद में हम इसी तरह से मध्यम और भारी जमीन में यदि हम ड्रिप से करते हैं तो 6 फुट लाइन से लाइन दूरी हो जाएगी और दो फीट पौधे से पौधे की दूरी होगी यदि भारी जमीन है। और हल्की जमीन है तो 5 फीट आपकी लाइन से लाइन की दूरी और 2 फीट पौधे से पौधे की दूरी होगी। तो यदि हम हल्की जमीन में 5 फीट और 2 से 2 फीट की दूरी से यदि हम पौधे लगाते हैं, 4350 पौधों का पौधे ये हो जाते हैं, 4350 पौधे। खाद और उर्वरक की यदि हम बात करें तो ज्यादातर बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी पकी गोबर की खाद डालना है। और साथ ही मैं आपको सिंपल तरीके से जो खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो खाद एवं उर्वरक में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जो गोबर की खाद डाल रहे हैं उसके साथ ही उस समय एक पल्ली बिछा लें और उस पल्ली में गोबर की खाद ले लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 100 किलो यदि डीएपी ले रहे हैं और एमओपी 150 किलोग्राम ले रहे हैं, यदि 100 किलोग्राम डीएपी ले रहे हैं और 150 किलोग्राम यदि हम एमओपी ले रहे हैं और साथ ही 5 किलो उसके अंदर बेंटोनाइट सल्फर जरूर मिलाएं। और आजकल मार्केट में कॉम्बो पैक आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के, वो कॉम्बो पैक उनको भी साथ में मिला लीजिए और इसको लगभग जैसे 100 किलो डीएपी है, 100 किलो डीएपी है और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश है और 20 किलोग्राम ये कॉम्बो पैक यदि आप उसमें मिलाते हैं तो उसके 3 गुना गोबर की खाद उसमें अच्छे से मिला के, और उसमें यदि आपके घर में गोमूत्र है तो आप उसको 10 लीटर गोमूत्र उसमें अच्छे से छिड़क के और आप फावड़े की सहायता से उसको काट लीजिए और उसके बाद में उस पल्ली को आप अच्छे से पल्ली को पूरी तरीके से आप ढक के रख दीजिए। 3 से 4 दिन बाद उसी पल्ली को खोल के फिर से एक बार आप फावड़े से काट के और फिर से एक बार 10 लीटर के करीब गोमूत्र उसमें डाल के काट बंद कर दीजिए। और इसके बाद में ये जो तैयार मिश्रण होगा, इस तैयार मिश्रण को आप जो बेड्स होंगे या खेत में पूरी तरीके से बखेर के और फिर इसके बाद में रोटावेटर से आप उसको मिला लीजिए। फिर आप उसमें यदि सब्जियां लगाते हैं तो उसका फर्क ये पड़ता है कि जो फॉस्फोरस और जो तत्व हमारे पौधे को 30 दिन की उम्र में मिलते हैं वो हमको लगभग 7 से 8 दिन की उम्र में मिलना चालू हो जाता है। बुआई का सबसे अच्छा समय ये है कि गर्मी की फसल बुआई का मध्य फरवरी से मार्च तक का उपयोग, मार्च तक का हम बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई यदि हम करना है तो सिंचाई गर्मी की फसल 6 से 7 दिन के अंतराल से हम सिंचाई कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, क्योंकि टेम्परेचर जितना होगा उतना उस टेम्परेचर के हिसाब से हम उसको सींचते रहें।
तो ज्यादा अच्छा है। ड्रिप के माध्यम से हम ड्रिप को देखें तो ड्रिप के अंदर यदि हम कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसको आवश्यकता अनुसार आधा से पौन घंटा पानी में वो पूरी तरीके से फसल तैयार मतलब फसल गीली हो जाती है, फसल का जड़ क्षेत्र गीला हो जाता है, उससे पौधों को का उत्पादन अच्छा बना रहता है। कई जगह पे ये देखा गया है कि जैसे खीरा ककड़ी है, खीरा ककड़ी कड़वी हो जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इसका मतलब है यदि खीरा ककड़ी आपकी कड़वी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी सिंचाई में कहीं ना कहीं कमी है। तो सिंचाई की मात्रा आप बढ़ाइए तो खीरा ककड़ी आपकी कड़वी होना बंद हो जाएगी। बेसल डोज की हम यदि बात करते हैं तो बेसल डोज में सबसे सिंपल बेसल डोज ये है कि यदि हमको लतर वाली या बेल वर्गीय फसलों में डालना है तो 150 किलो डीएपी, ये तरबूज खरबूज की बात कर रहा हूँ, 150 किलो डीएपी और 75 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर आता है, उसको मिलाना है। और जो मैंने आपको तरीका बताया, इसमें बेंटोनाइट सल्फर जरूर डालिएगा, क्योंकि बेंटोनाइट सल्फर एक ऐसा सल्फर है कि यदि हम इसको खेत में डालते हैं तो गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा आने वाली समस्या हमारे लिए माइट की होती है। जो रेड माइट तो भिंडी के अंदर इतनी बड़ी समस्या है कि रेड माइट के कारण भिंडी चलना बंद हो जाती है। तो सल्फर यदि जमीन से हम डालेंगे तो सल्फर के कारण वो यदि पौधे के अंदर सल्फर होगा तो बहुत ही कम समस्या माइट की हमको देखने मिलती है। इसलिए इसको बेंटोनाइट सल्फर को बिल्कुल भी डालना, हमारे खेत में डालना नहीं भूलना है। दूसरा ये है कि यदि सल्फर आपकी जमीन में रहेगा तो ये आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा आपने आपके खर्चे रोक लिए, क्योंकि जब किसी भी बेल वर्गीय फसल के अंदर बेल वर्गीय फसल में और भिंडी में भी पाउडरी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है, वो समस्या पूरी तरीके से यदि आप सल्फर डालते हैं तो उससे रुकी रहती है। इसी तरह से आपको बहुत सारी ये जानकारी मैंने आपको दी, और मैं चाहता हूं कि आप यदि कोई किसान कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो वो प्रश्न पूछ सकता है। धन्यवाद। आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी भी फसल के बारे में, यदि जो गर्मी में अपन जो फसल लगा रहे हैं तो उसके बारे में आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मेरा आवाज आ रही है अब तक? हाँ, आ रही है आ रही है। जी, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से था। सर हम अपने खेत में भिंडी की खेती कर रहे हैं, वो लगाने वाले हैं अर्का अनामिका। तो ये जी जी। ठीक रहेगी लगाने के लिए अर्का अनामिका? और एक समस्या हमारे यहाँ पर बहुत आती है कि येलो बीन मोजेक की। तो येलो बीन मोजेक को हम किस प्रकार से कंट्रोल में करें, सफेद मच्छर को? देखिए, दोनों समस्याएं अलग अलग हैं। येलो विन मोजेक की जो समस्या है, आज की कंडीशन में येलो विन मोजेक के लिए सफेद मक्खी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। तो सफेद मक्खी को यदि रोकना है, और सफेद मक्खी ही येलो विन मोजेक लेके आती है, क्योंकि उसके जो रस चूसने वाले जो जो उसकी सुई होती है, उस सुई में वायरस इधर से उधर फैलता रहता है। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप येलो विन मोजेक से प्रतिरोधी आप वो लेते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा समस्या, आधे से क्या लगभग समस्या खत्म हो जाती है। हाँ, अर्का अनामिका की आप जहां तक बात कर रहे हैं, अर्का अनामिका बोला ना आपने मिश्रा जी? हेलो हाँ सर। हेलो। जी 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 जी, अर्का अनामिका ही बोला मैंने। हाँ, अर्का अनामिका जो है, ये अर्का अनामिका वेराइटी, ये अर्का अर्का इसके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वेराइटी आपकी IIHR बेंगलोर
से निकाली हुई है, लेकिन ये वैरायटी बहुत पुरानी हो चुकी है। इसकी शुद्धता नहीं होने के कारण ये वैरायटी वैसे तो ये प्रतिरोधी थी, लेकिन ये वैरायटी में भी वायरस आने लगा है। यदि वायरस आने की स्थिति बनती है और सकिंग इंसेक्ट या आपका सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा अटैक होता है, तो उस समय आप को एसिटामिप्रिड करके जो दवाई है, उस दवाई का स्प्रे करना है 4 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, तो उससे ये कंट्रोल में रहती है।